नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जो थ्योरी के माध्यम से हम लोगों ने भौतिक विज्ञान का चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट किया है, तो उससे संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पहला भाग हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। दूसरा भाग बहुविकल्पी सेशन में चल रहा है, तो अगर आप पहला से ऑब्जेक्टिव सेशन नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देखिए और अपना स्कोर जान लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो आइए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस ऑब्जेक्टिव सेशन को और ही शानदार बनाते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी तरंगे हैं जिसे मनुष्य सुन सकता है। ये होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था। अगला जो पहला जो पार्ट था उसमें दिया गया था ये चीज़ें। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना था, तो इसमें कौन सी थी जिसे मनुष्य सुन सकता है, और इसकी रेंज भी बतानी है आप कि इसकी रेंज कितने से कितने हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, तो ये आपका जैसे पहला है श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा जिसे मनुष्य सुन सकता है, तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे। ये कितना हर्ट्ज से हर्ट्ज बीच होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। कितना, 20 हर्ट्ज से कितना, 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अश्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, तो अश्रव्य तरंगे वो होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से क्या होंगी, कम होंगी, उसको क्या बोलेंगे, अश्रव्य तरंगे। अब पराश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनका 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। 20,000 हर्ट्ज से क्या हो जाएगा आपका, अधिक होगा, वो क्या कहलाएंगी, आपका पराश्रव्य तरंगे। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने भौतिक विज्ञान के थ्योरी वाले सेशन में पढ़ा है कि जो मात्रक निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। वो कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे, इस पर हम लोग भी आगे चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ पहले आप इसको कमेंट में लिखेंगे कि मात्रक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और जो मात्रक में एक मात्रक के बारे में बता दिया जा रहा है, तो अगर आप लोगों को दूसरा बताना है, तो पहला होता है मूल मात्रक, जिसे मूल मात्रकों की संख्या क्या होती है, 7। कितनी होती है, 7, ये भी ध्यान रखना है। तो इस 7 मूल मात्रक में कौन कौन से होते हैं, देखिए, लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, फिर विद्युत 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 धारा होता है, फिर उसके बाद ज्योति तीव्रता होती है, और पदार्थ का परिमाण होता है। तो ये ज्योति तीव्रता, उसके बाद पदार्थ का परिमाप, तो कितने हो जाए, 7 टोटल हो गए ना। ये कुल मूल 7 मात्रक होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए, इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है। तो हम लोगों ने मूल मात्रक में चर्चा किया था समय का भी, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, लेकिन गहन कोण का कहीं जिक्र किया था नहीं। तो ये आपका मूल मात्रक की श्रेणी में नहीं आता। तो ऑप्शन सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर है, इनमें से कौन संपूरक मात्रक, ये भी एक मात्रक होता है। संपूरक मात्रक में 2 ही मात्रक आते हैं, एक को बोलते हैं समतल कोण, क्या बोलते हैं, एक को समतल कोण, एक को बोलते हैं घन कोण। इसके मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण है। समतल कोण को बोलते हैं रेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इनमें से कौन संपूरक मात्रक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक, कौन सा, घन कोण, इसका मात्रक स्टेरेडियन। और लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ये क्या है, एक मूल मात्रक है। इसको ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। आगे है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। ये पहले ऑब्जेक्टिव सेशन में भी हमने ये क्वेश्चन लिया था। तो उसमें ये था कि प्रकाश वर्ष क्या है, ये दूरी मापने की इकाई है। तो इसमें लिया गया है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो इसमें आप प्रकाश वर्ष कर देंगे तो ये आंसर आपका गलत है, ये नहीं है। अधिक दूरी मापने की, अधिक दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है आपकी, पारसेक, यानी सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब और इसमें आंसर बहुत ही अच्छा आता है कि 1 पारसेक बराबर 1
पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। इसको ध्यान रखना। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो 9.46 10 घाते 15 मीटर। ये ध्यान दें, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये दोनों आपको याद रखना है। आगे है 6 नंबर। देखिए, इनमें से किनकी मात्राएं समान होती हैं? तो वो कौन से हैं जिनकी मात्राएं समान होती हैं? जैसे देखिए, पहला दिया है चाल और त्वरण, चाल और त्वरण। दूसरा चाल और वेग, विस्थापन और त्वरण, चाल और विस्थापन। तो देखिए, चाल होता है यानी कि स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन यानी कि दूरी अपॉन कि क्या होता है? समय। तो दूरी का डिस्टेंस का मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर में, और समय का मात्रा सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड ये। लेकिन त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो हो नहीं सकता, पहला तो आपका हो नहीं सकता। दूसरा है चाल, ये मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन वेग का भी क्या होता है? वेग बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो यानी कि ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तीसरा विस्थापन त्वरण, तो इसका तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन इसका मीटर होता है। विस्थापन का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। वही प्रकार ये है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है, न्यूटन के गति का नियम कब और किस पुस्तक से प्रतिपादित किया है? तो हम लोगों ने अगले जो ऑब्जेक्टिव सेशन था उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था न्यूटन के जितने भी गति नियम है, 3 नियम होते हैं, तो उसके नियम के हर एक बिंदु के बारे में, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात किया गया था। लेकिन मेन बिंदु तो ये है कि वो कब और किस पुस्तक से लिया गया था। तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सन 1687 और प्रिंसिपिया, न्यूटन की पुस्तक क्या है? प्रिंसिपिया। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 8वां है, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो गैलीलियो का नियम या इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है जिसको हम लोग गैलीलियो का नियम भी, न्यूटन के गति के नियम को बोलते हैं। तो आंसर आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में मुख्यतः 3 बिंदु आपको देखने को मिलते हैं, और इन्हीं बिंदुओं से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से वर्ग के उत्तोलक है। तो आइए इन बिंदुओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और इन बिंदुओं का क्या क्या योगदान है एक उत्तोलक में, जो इन्हीं के माध्यम से डिसाइड हो पाता है। तो पहला क्या है आपका? पहला आपका है, इसको बोलते हैं आयास। क्या बोलते हैं? आयास। दूसरा है आपका आलम्ब। दूसरा क्या है? आलम्ब। तीसरा क्या है? भार। तीसरा क्या है? भार। तो आयास इसको बोलते हैं इफोर्ट, ई से दर्शाते हैं। आलम्ब को बोलते हैं फलक्रम, इसको एफ से दर्शाएंगे। और भार को बोलोगे लोड, इसको एल से दर्शाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो आयास होता है, आयास का काम क्या है कि ये उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगता है, यानी कि जिस पर हम बल लगाते हैं वो क्या है? एक आयास है। और जहाँ से फ्री फ्री रोटेशन कर सकता है, मूव कर सकता है, घूम सकता है, वो क्या है? आलम्ब है। और जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा? आपका भार होगा। आइए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ आयास है, आलम्ब है और भार है। देखिए, एक कैंची बनाते हैं। देखिए, एक कैंची बनाते हैं। देखिए, इस टाइप का है। ठीक है, देखिए एक कैंची है, ये कैंची है। देखिए, यहाँ पर मूव करता है आसानी से, और यहाँ पर कोई भी चीज़ काटने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोड। एक तरीके से वेट है। और यहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स को हमने क्या बोला था? इफोर्ट, यानी कि आयास। यहाँ पर क्या बोला था हमने? आयास। ठीक है, यहाँ पर आयास। और यहाँ पर जो फ्री मूव करेगा उसको क्या बोले थे हम? आलम्ब। तो ये ध्यान रखना है आपको। जो फ्री जहाँ मूवमेंट होगा
ठीक है, तो यानी आयास और लोड के बीच में अगर आलम्ब दिख गया तो किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम वर्ग का उत्तोलक। ठीक है, और उसी प्रकार अगर आपको द्वितीय प्रकार का उत्तोलक का पता करना है तो आप फिगर याद करेंगे, आप पता हो जाएगा कि इसमें स्थिति क्या है। पहला में आप एक याद कर लिए कि पहले में होगा कैंची, दूसरा में कैंची। कैंची से आप क्या करेंगे, गर्मी अगर गर्मियों के दिनों में कैंची लेंगे और नींबू नींबू लेंगे, नींबू काटने के लिए, क्योंकि गर्मी है तो नींबू को हम लोग क्या करेंगे, कैंची से काटेंगे। और इन प्रक्रियाओं में किनका प्रयोग होगा? हाथ का। क्या प्रयोग होगा? हाथ का, तो यानी मनुष्य का हाथ का। तो कैंची प्रथम वर्ग, नींबू जो निचोड़ने की मशीन है द्वितीय वर्ग, और हाथ का तृतीय। ये आपको याद रखना है। तृतीय वर्ग में देखिए मूवमेंट, जैसे आप हाथ से कोई चीज़ उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। आपके ये कंधा को क्या अच्छा से मूवमेंट कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? आयास हो जाएगा। तो इस तरह आप डिसाइड कर पाएंगे कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है कि आलम्ब होगा, जो आलम्ब तथा आयास के बीच में क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मूवमेंट कैसे करेगा, उसी प्रकार द्वितीय वर्ग का उत्तोलक में। उसी तरह जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन जानते हैं कि नहीं? देखिए इस प्रकार से रहता है नींबू निचोड़ने की मशीन, इस प्रकार, ये ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें वेट रखेंगे, इसमें कोई चीज़ रख के दबाने की काम, यहाँ पर दबानेंगे, यहाँ पर दबाते हैं, यहाँ पर प्रेशराइज से यहाँ दबाते हैं, यहाँ मूवमेंट करता है, यहाँ पर बल लगता है, यहाँ पर बल लगता है, यहाँ पर भार होता है। तो इस प्रकार आपका द्वितीय वर्ग का उत्तोलक हो जाएगा। इस चीज़ को याद, तो आंसर आपका 9 का कौन सा हो जाएगा? पहला कैंची, पिलास और हैंडपंप। ठीक है, देखिए 10वां इनमें से कौन तृतीय वर्ग के उत्तोलक है? तो देखिए कैंची, प्लास, हैंड पंप ये तो प्रथम वर्ग के हैं। चिमटा, मनुष्य का हाथ अभी बताए तृतीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो लेकिन चिमटा चिमटा आपको कौन किस वर्ग के उत्तोलक में बताए थे? चिमटा भी उसी वर्ग में आएगा जिसका मनुष्य का हाथ। तो ये आपका आंसर बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे दिया होगा 11 नंबर, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को, इसमें देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को बोल देते हैं कि शक्ति होगा, कोई बोले ऊर्जा होगा, कार्य होगा, संवेग होगा, क्या होगा? इसमें आपको ये याद रखना है, क्षमता एक रिलेट करते हैं कि जैसे जो क्षमता होती है, नहीं कहते कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, यानी एनर्जी नहीं है, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है तो क्षमता कहाँ से रहेगी? आपको एनर्जी चाहिए, तो ये क्षमता होनी के लिए आपको एनर्जी चाहिए, यानी ऊर्जा चाहिए। तो किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसीलिए अगला क्वेश्चन यही डाला गया है, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कब और किसने दिया? देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कब और किसने दिया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वजन ही पूछता है कि ऊर्जा संरक्षण नियम किसे कहते हैं। ज़्यादातर आपको जो वनडे एग्जाम आते हैं बेसिकली, उसमें यही पूछा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण नियम किसने दिया, कब दिया। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो 1840 में रॉबर्ट मेयर ने, किसने? रॉबर्ट मेयर ने। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आगे है, देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? देखिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ये कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी आंसर आपका सी है। चलिए अब बताइएगा कि किलोवाट घंटा किसका मात्रा है? किलोवाट घंटा किसका मात्रा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आगे है 15 नंबर, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो पृथ्वी के आप ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा जी का मान में क्या होता है? घटता है। जी का मान क्या होता है? घटता है। तो आंसर आपका सी सही है। ठीक है, लिफ्ट संबंधी भी नियम आते हैं।
तो लिफ्ट में देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए इसके कंडीशन कितने होते हैं, उस कंडीशनों पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहेगा। देखिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो जो व्यक्ति या पिंड होगा उसका भार में बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। वही जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो उसमें लिफ्ट में जो व्यक्ति होगा उसका भार घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अगर जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है, ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट के भार में कोई, तो जो पिंड का भार यानी व्यक्ति का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 3 हो गया। एक लास्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें यह है कि अगर आप लिफ्ट से आ रहे हैं और अचानक लिफ्ट की डोरी टूट गई, लिफ्ट की डोरी टूट गई तो उस स्थिति में पिंड का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 प्रतीत होगा। तो आपका आंसर इसमें कौन हो जाएगा, घटा हुआ, यानी कि सी हो जाएगा। आगे है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया था। तो ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया था, केपलर ने, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है, अगर आपका पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। पलायन वेग होता क्या, अभी इसके बारे में, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं इसको, स्केप वेलोसिटी। जैसे वह वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी से किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो वापस नहीं आएगी, उसी को बोलते हैं पलायन वेग, यानी कि वो पलायन कर गई। वो इसका इतना वेग था कि वो पृथ्वी से क्या कर गई, पलायन कर गई थी, ये ध्यान रहे। तो कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कोई भी अगर गेंद है इतने किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंक देंगे ऊपर तो पृथ्वी पर आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे है कि दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे अन्य और किस नाम से जानते हैं। देखिए एक तो वो आंसर खुद ही बता दिया कि दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे किस और उसके नाम से जानते हैं, पास्कल। किसके नाम से जानते हैं, पास्कल। तो आंसर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो आपका बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, बैरोमीटर। यानी आंसर आपका कौन सा है, आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बैरोमीटर से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे बैरोमीटर पूछता है कि अगर बैरोमीटर का, देखिए आगे वाला जो है होमवर्क है कि जब बैरोमीटर, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको भी पहले देख लेते हैं हम लोग। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम संबंधी कौन सी घटनाएं होती हैं, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे वीडियो में। हम बैरोमीटर के बारे में बताने जा रहे थे लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि ये होमवर्क में दिया गया है, जिसको आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा और अपने जो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे हमारा हौसला और भी बढ़ेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाया जाएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।